नमस्कार मित्रों। उत्तर भारत में गर्मी बहुत है, मतलब बेताब करने वाली उमस और ह्यूमिडिटी है, जैसा कि आप मेरे शक्ल सूरत और पसीने के कुछ बूंदों से देख सकते हैं। लेकिन आइए इसी उमस भरी गर्मी में हम आपको देश में कर यानी टैक्स, कर्ज यानी लोन, कर्ज माफ़ी यानी लोन को राइट ऑफ करना, प्रति व्यक्ति आय और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। आप पहले इन आंकड़ों को देखिए, समझिए और जानिए, और फिर हम इन आंकड़ों पे बात करेंगे कि आखिर ये आंकड़े इस तरह से बेतरतीब और असामान्य तरीके से क्यों हैं। तो पहला कर टैक्स को अगर लिया जाए तो 2014-15 वित्त वर्ष तक कांग्रेस के शासनकाल में जो कर व्यवस्था थी या जो कर कलेक्शन था उसमें, और आज 2014 के बाद से लेके आज तक के कर कलेक्शन और कर प्रक्रिया में आंकड़े में कितना अंतर है। पहले देखिए 2013-14 में रिफ़ंड के बाद, यानी कर वसूली के कुछ रिफ़ंड भी होते हैं, उस रिफ़ंड के बाद जो प्रत्यक्ष कर वसूला गया था वो था 6.38 लाख करोड़, यानी 6,38,000 करोड़ कर कांग्रेस ने 13-14 वित्त वर्ष में पाया था या वसूला था, जो भी आप कहिए। वहीं अगर आप इस एनडीए सरकार की बात करें, या फिर इसे एनडीए सरकार कहना शायद अच्छा नहीं लगेगा, मोदी जी को नाराज़ हो सकते हैं, मोदी सरकार। तो मोदी सरकार में ये जो आंकड़े हैं 2022-23 में 16.61 लाख करोड़, यानी 16,61,000 करोड़ टैक्स वसूला गया है। इस अंतर को आप अगर देखिए तो लगभग 3 गुना का अंतर है, यानी कि कांग्रेस के 2013-14 के वित्त वर्ष के अनुपात में इस 22-23 में 3 गुना टैक्स सरकार ने वसूला है देशवासियों से। अब आगे आइए बात करते हैं कर्ज पे। कर्ज की क्या स्थिति, यानी जो विदेशी कर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, जो सरकारें विदेशों से देश की विकास की योजनाओं के नाम पे जो कर्ज लेती हैं, तो उसकी स्थिति क्या है आज़ादी से 2014 तक। यहाँ आंकड़े सिर्फ किसी एक वर्ष के या एक सरकार के नहीं हैं, बल्कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था उससे लेकर 2014 तक, इसमें कुछ कह सकते हैं कि 6 साल का भाजपा का भी शासनकाल था अटल जी का, और उसके पहले जनता पार्टी की भी सरकार थी 2-2.5 साल के बीच में। बाकी पूरा शासनकाल कांग्रेस का ही रहा है। तो आज़ादी से 2014 तक जो है कुल विदेशी कर्ज जो है 55 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर था, यानी देश ने 55 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज लिया था विकास की परियोजनाओं के नाम पे, विकास के नाम पे। वहीं अब ये देखिए आंकड़े 2014 से आज तक, यानी 2014 से इस मार्च 2023 तक के ये आंकड़े हैं। ये कर्ज जो है बढ़कर हो गया है 155 लाख करोड़। माय गुडनेस, अंतर आप देखिए 155 लाख करोड़, यानी कि यहाँ भी लगभग 3 गुना की उछाल है, यानी कि 3 गुना अधिक टैक्स वसूला मोदी सरकार ने, 3 गुना अधिक विदेशी कर्ज भी लिया मोदी सरकार ने। और फिर देखिए कमाल, एक यहाँ कमाल भी आपको दिखेगा मोदी सरकार का। ये आरबीआई के आंकड़े हैं, आरटीआई से खुलासे में ये आंकड़े आरबीआई ने दिए हैं जो चौंकाने वाले हैं। और इस आंकड़ों को देखकर, सुनकर, समझकर आप सबको चिंतन ज़रूर करना चाहिए, विचार ज़रूर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है ऐसा होने की। तो ये आप देखिए 2004 से 2014 तक के आंकड़े हैं कांग्रेस सरकार के दौर के, जब कर्ज राइट ऑफ किए गए थे। कर्ज राइट ऑफ एक फैशनेबल शब्द यूज़ करते हैं लोग। मैंने पिछले कुछ महीने पहले एक वीडियो डाली थी, तो कुछ मित्रों का कहना था कि ये कर्ज माफ़ी नहीं है भाई, ये राइट ऑफ करना है। तो मैं मित्रों से कहना चाहूँगा कि कर्ज माफ़ी और राइट ऑफ करना दोनों लगभग एक ही चीज़ है। जनता का ही पैसा है जिसका नुकसान किया जाता है, और यूँ कहें कि जनता से वसूल कर किसी न किसी रूप में थ्रू बैंक या थ्रू टैक्सेस
ये बड़े लोगों को, अपने मित्रों को, या यूँ कहिए जिनसे फ़ायदा लेना होता है उन्हें सपोर्ट करने का एक तरीका है। इसे चाहे आप कर्ज माफ़ी कहें या राइट ऑफ कहें, लोन राइट ऑफ कहें, मैं इसे एक ही कहता हूँ, एक ही समझता हूँ। तो ये आंकड़े आप देखिए चौंकाने वाले हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने भी ये कृत्य किया है राइट ऑफ का, लेकिन वो जो कृत्य उनका है वो 2,22,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने भी अपने 2004 से 14 तक के 10 साल के कार्यकाल में किया है। फ़ायदा पहुंचाया है अपने मित्रों को, बड़े व्यवसायियों को, जनता के टैक्स के पैसे से। लेकिन मोदी जी ने तो कमाल ही कर दिया है। मोदी जी ने मात्र अपने 2015 से 31 मार्च 2021 तक के आंकड़े हैं, ये सिर्फ 2015 से 31 मार्च 2021 तक के आंकड़े हैं, जिसमें मोदी जी ने अपने मित्रों को 11,19,482 करोड़ 11,19,482 करोड़ रुपए का लोन जो है राइट ऑफ किया है। क्यों राइट ऑफ किया है? यहाँ एक प्रश्न मैं डालना चाहता हूँ बीच में। एक आम आदमी, एक सामान्य नागरिक इस देश का अगर किसी बैंक से 4-5 लाख रुपए का लोन ले लेता है और किसी वजह से, किसी कारण से अगर वो लोन उसका डिफ़ॉल्ट हो जाता है या वो उनकी किस्तें समय से नहीं जमा कर पाता है किन्हीं परेशानियों की वजह से, तो उसका जीना हराम कर देते हैं बैंक वाले। ये सरकारें, ये बैंक जो है सरकारों को वसूली के लिए आरसी जारी करवा देता है और व्यक्ति का जीना हराम हो जाता है। उस पैसे के लिए उसे अपनी संपत्ति तक बेचनी पड़ती है। अगर संपत्ति नहीं है तो वह डिफ़ॉल्टर हो जाता है, उसे घर द्वार छोड़कर भागना पड़ता है, यहाँ तक कि ढेर सारे लोगों को आत्महत्या करनी पड़ती है। लेकिन कभी आपने लोन राइट ऑफ नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं सुनी होगी कि सामान्य व्यक्ति के लोन को भी सरकारें या बैंक जो है राइट ऑफ करते हों। ये भेदभाव, ये मनमानापन, ये असमानता आखिर क्यों? कब सोचेंगे हमारा आप इसके बारे में? 11,19,482 लाख करोड़ का लोन माफ़ी किसका पैसा है? कभी सोचा आपने? ये हमारा पैसा है, ये आपका पैसा है जो टैक्स के नाम पे हमसे वसूला जा रहा है। टैक्स की क्या स्थिति है देखिए, 3 गुना टैक्स वसूला इस मोदी सरकार ने। भारत के संविधान की जो मंशा है, अगर आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो भारत के संविधान की एक मंशा है कि जो भारत को जो है एक ऐसा राष्ट्र बनाया जाए, यानी कि जिसमें जन सामान्य के प्रति सोच हो, विचार हो, जन कल्याणकारी, यानी कुल मिला के कहना है कि एक कल्याणकारी राष्ट्र की परिकल्पना हमारे संविधान ने की है, न कि इस तरह के व्यापारिक और व्यावसायिक राष्ट्र की कल्पना हमारे संविधान ने करी थी। लेकिन आज जो है तेज़ी से जो है हमारा राष्ट्र व्यावसायिक होता जा रहा है। ये लोन राइट ऑफ 11 लाख करोड़ के आप सोचिए क्यों किए गए होंगे, क्यों किए गए होंगे? किसी को 20,000 करोड़, किसी को 50,000 करोड़, किसी को 1 लाख करोड़। माय गुडनेस, 1000 करोड़ रुपए इनके लिए कुछ है ही नहीं। जनता के खून पसीने की कमाई टैक्स के नाम पे वसूल के ये इस कदर जो है व्यापारियों को, अपने मित्रों को या चुनाव में लाभ पहुंचाने वालों को बांट दे रहे हैं जैसे कि कागज़ का टुकड़ा हो। सोचिए, विचार करिए कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये है अंतर जो है पिछली सरकार और इस सरकार में। पिछली सरकार की जो है बड़ी प्रशंसा भी नहीं कर रहा हूँ, वो भी कड़ी बहुत बेहतर नहीं रही है, लेकिन कम से कम इन टैक्स के मामले में एक आम आदमी टैक्स में पिसा जा रहा है। टैक्स के नाम पे दिन प्रतिदिन जो है चीज़ों को बढ़ा। एक एग्जाम्पल आप लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप सावधानी से सुनिएगा और आप सबके जीवन में उदाहरण घटित होता है। अगर आपने एक 4 पहिया वाहन लिया है, यानी कि सपोज यू परचेज द 1 कार, जब आप कार ख़रीदते हैं तो आप रेट लिस्ट देखेंगे तो उसमें एक बड़ा ह्यूज टैक्स होता है जो सरकार लेती है कि आप कार ख़रीद रहे हैं और सरकार के संसाधनों का, यानी सड़क आदि का इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली सड़क का इस्तेमाल करेंगे। उसके नाम पे अगर मैं एक एवरेज देख रहा हूँ तो अगर 10 लाख की गाड़ी है तो उस पर कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये का ये टैक्स होता है जो गाड़ी ख़रीदते समय ही आपसे ले लिया जाता है। उसके अलावा फिर आरटीओ में रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स आदि के नाम पे भी लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये ले लिया जाता है। यानी 10 लाख की गाड़ी आप ख़रीद रहे हैं तो लगभग 1 लाख रुपए का टैक्स
तुरंत सरकार आपसे ले लेती है इस नाम पे कि आप सरकार के बनाए रोड, यानी सरकार की बनाए रोड, यानी आपके ही पैसे से बनाई गई रोड पर आपको चलने की इजाज़त देने के लिए आपको गाड़ी ख़रीदने के बाद तुरंत जो है 1 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आइए आपने गाड़ी ख़रीद ली, गाड़ी आप घर लाए, जब आप पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने जाते हैं तो पर लीटर पेट्रोल हो या डीजल हो लगभग 40 से 45%, यानी अगर पेट्रोल 100 रुपये लीटर है तो 45 रुपये आप टैक्स देते हैं 1 लीटर पे। 1 लीटर पे आप 45 रुपये आपसे टैक्स इस नाम पे लिया जाता है कि आप सरकार की बनाए सड़क का इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे आइए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप आगे आइए, आप सड़क पे आ गए, आप सड़क पे आ गए, उस 10 लाख की ख़रीदी हुई गाड़ी का 1 लाख टैक्स देने के बाद पर लीटर जो है 45 रुपये टैक्स देने के बाद आप जब रोड पे चलते हैं तो वो रोड जो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई गई है, उस रोड पे हर 30 से 40 किलोमीटर बाद जो है आपको एक बैरिकेटिंग मिलेगी, वहाँ आपको रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप टैक्स दीजिए, इतना किलोमीटर आप चले हैं और इतना किलोमीटर आगे जाएंगे उसका टैक्स दीजिए। यानी कि टैक्स टैक्स टैक्स। एक नौकरी वाला व्यक्ति, एक नौकरी पेशा व्यक्ति या एक बिज़नेस करने वाला व्यक्ति अगर वो टैक्स लाइबिलिटी क्राइटेरिया में आता है जो कि 5 लाख रुपए है, 5 लाख के ऊपर जितना भी पैसा आप कमाते हैं, अगर पैसा कमाते हैं तो उस पर आप टैक्स देते हैं। स्लैब है 15% का, 30% का, ज़्यादा कमाने वाले 40% तक टैक्स देते हैं। उस टैक्स को देने के बाद जो बचा हुआ रुपया है, जहाँ कहीं भी उसका आप इस्तेमाल करते हैं, फिर से आप अगेन एंड अगेन टैक्स देते हैं। दवाई ख़रीदते हैं तो टैक्स देते हैं, खाना खाते हैं तो टैक्स देते हैं, बच्चे की फ़ीस देते हैं तो आप टैक्स देते हैं, साबुन ख़रीदते हैं टैक्स देते हैं, कुछ भी यानी छोटी से छोटी चीज़ अगर आप माचिस की डिबिया में ख़रीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं। ये है टैक्स की स्थिति। और सरकारें आप देखिएगा, मैं प्राय आजकल अखबारों में देख रहा हूँ कि जीडीपी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ पहुँचा इस साल, ये हुआ वो हुआ, यानी कि सरकारें इसे गौरवपूर्ण कृत्य की तरह प्रस्तुत कर रही हैं। आम जनता को लूट कर वो उनको लग रहा है कि कोई गौरवशाली काम करे। ठीक है, मैं टैक्स परंपरा के विरुद्ध नहीं हूँ, टैक्स से ही सरकारें चलती हैं, टैक्स से ही आपकी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, सेना चलती है। सुविधाएं, सरकारी सुविधाओं की तो बात ही छोड़िए, वो तो लूट है। यानी टैक्स आपका लेके विकास के नाम पे बांटा जाता है, फिर मिल बांट कर जो है देश की 10% जो आबादी है वो खाती पीती है, ऐश करती है। तो ये रहा आंकड़ा मेरा जो है कर्ज माफ़ी का। अब इसके बाद आ जाते हैं हम क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय पर। प्रति व्यक्ति आय इस सरकार में लगभग 2 गुनी हुई है, निस्संदेह 2 गुनी हुई है। अगर आप देखा जाए तो 2014-15 के बाद ये आय 2 गुनी होकर 1,72,000 प्रति व्यक्ति हो गई है। यानी देश के प्रत्येक नागरिक की जो सरकारी आंकड़े में इनकम है वो है 1,72,000 सालाना। यानी अगर 5 व्यक्तियों का एक परिवार है तो उसकी आय जो है लगभग कितनी होनी चाहिए, लगभग 8 साढ़े 8 लाख रुपए पर ईयर होनी चाहिए। 8 साढ़े 8 लाख रुपए पर ईयर का मतलब जो है आप समझिए 60-65 हज़ार रुपये प्रति माह, अगर ईमानदारी से यह वितरण हो तो। लेकिन इसमें कितनी असमानता आप देख सकते हैं। जो आंकड़े हैं वो साफ साफ कहते हैं, जो आंकड़े हैं वो साफ साफ कहते हैं कि ये प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ी है, इसका सारा का सारा लाभ जो है सिर्फ उस 10% आबादी के हिस्से में चला गया है। यानी कि उनकी आय 1000 गुना बढ़ गई है और गरीब की आय जहाँ की तहाँ है। या यूँ कहें कि अगर एक आंकड़े को देखा जाए तो गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की संख्या कोरोना काल के बाद बढ़ गई है। एक अनुमान के अनुसार ये मिश्रित अनुमान हैं, बटे हुए लोगों के वो हैं सर्वे और रिपोर्ट्स, लेकिन माना जा रहा है इस समय कि लगभग देश की 35% आबादी आज भी जो है सन 2023 में भी जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। मतलब इतनी असमानता है इस देश में जिसके बारे में कुछ भी कहना जो है गलत नहीं होगा। इतनी असमानता आप दुनिया के शायद किसी देश में पाएंगे कि जहाँ प्रति व्यक्ति आय इतनी अधिक हो। इतनी अधिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आय है। अगर इस प्रति व्यक्ति आय का समान वितरण किया जाए
निष्पक्ष होकर तो किसी को जो है रोटी कपड़ा और मकान की कमी नहीं पड़ेगी। 7 लाख 8 लाख रुपए सालाना एक 5-6 व्यक्ति के परिवार के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कम है, मोर देन इनफ है। इस महंगाई में भी जो ये महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, इसमें भी वो सर्वाइव कर सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार के चलते, लूट के चलते, ये जो वितरण में, आय के वितरण में जो असमानता है, उसकी कीमत देश चुका रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। देश में व्यापक भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा? ये असमानता कैसे दूर होगा? इसका मुख्य कारण क्या है और इसका निवारण क्या है? संक्षिप्त में हम बात करते हैं कारण पे। आखिर इस देश में भ्रष्टाचार बढ़ता क्यों जा रहा है? घटने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। भाजपा की सरकार जब आई थी तो मोदी जी ने 2014 के चुनाव के पहले देश के कोने कोने में घूमकर लंबे लंबे वादे किए थे कि हम सारा काला धन दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जमा है भ्रष्टाचारियों को, उसको वापस लाएंगे। और एक एक प्रति व्यक्ति उन्होंने बताया था यह आंकड़ा कि प्रति व्यक्ति के हिस्से लगभग 15 लाख रुपए आएगा। ये वही कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आय के वितरण की जो असमानता है, जो किसी ने अपनी प्रति व्यक्ति आय 50 लाख कर ली है और कोई जो है 50,000 के नीचे चला गया है, यानी अपने हिस्से का जो 1,77,000 वो नहीं पा रहा है, उसके हिस्से का जो धन लूटा है इन भ्रष्टाचारियों ने 10%, 15%, 20% जो भी हों, लेकिन एक आंकड़ा है कि 10% लोग ऐसे हैं जो इन अधिकांश लाभों का फ़ायदा उठाते हैं। एक बड़ा मध्यम वर्ग है, वो इसका लाभ भी नहीं उठा पाता। वो तो नैतिकता के जाल में कि हमें लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों में फंसा पड़ा है और इन प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है। गरीब की तो बात ही छोड़ दीजिए, गरीब इस देश का कैसे जी रहा है, ये कल्पना आप करेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जितने पैसे में ये भ्रष्टाचारी शाम को रेस्टोरेंट में भोजन करते हैं, उतने पैसे में गरीब जो है अपनी महीने भर की व्यवस्था करता है परिवार की। उसके घर में कोई एक बच्चा बीमार हो जाए, एक बूढ़ा बीमार हो जाए तो उसका क्या हश्र होता है, क्या हाल होती है, आप समझ भी नहीं पाएंगे, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े शहरों में बैठ के आपको जाना पड़ेगा उनके करीब, समझना पड़ेगा उनकी स्थिति क्या है। जरा सी स्थिति गड़बड़ नहीं हुई कि उनकी 2 वक्त की जो रोटी है उसके लाले पड़ जाते हैं। और आंकड़े में इनकी प्रति व्यक्ति आय 1,77,000 रुपये सालाना है एक व्यक्ति की। तो ये असमानता जो है, ये भ्रष्टाचार का जो कारण है, भ्रष्टाचार जो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे हम सब दोषी हैं। जो कारण है मेरे विचार से, जो इस भ्रष्टाचार का कारण है, जो आय के असमान वितरण का कारण है, वो हम सब दोषी हैं। हम सब दोषी हैं। हमें जो है अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं आता है। हमारे सामने ही विकास की परियोजनाओं के नाम पे हमारा पैसा गांव-गांव, शहर-शहर लूटा जा रहा है और हम चुपचाप तमाशबीन बने बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं। तो कारण जो है हम सिर्फ हैं। हम जाति और धर्म के नाम पे वोट देते हैं और गलत लोगों को अपना प्रतिनिधि बना के संसद और विधानसभाओं में भेजते हैं और यही लोग भ्रष्टाचार करते हैं। हम दारू और मुर्गे के नाम पे वोट देकर ऐसे लोगों को सदन में भेजते हैं अपना कानून बनाने के लिए, अपना देश चलाने के लिए, जिनके अंदर लेस मात्र की योग्यता नहीं होती है, और ये डकैत होते हैं और ये जीवन भर पर्यंत डकैती करते हैं आपके हिस्से के पैसे का। आपकी जो GDP है 1,72,000 की, वो आपको नहीं मिलती है। इन्हीं के कारण वो ये आपके GDP के हिस्से का पैसा जो लूटते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ हम कारण हैं इसका। जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हम वोट देना नहीं सीखेंगे, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं बदलेंगी। और अगर एक और चीज़ देखी जाए तो पिछले कुछ समय में आप देखेंगे कि जो सफल होने की परिभाषा हमने बदल दी है समाज में, वो बहुत बड़ा कारण है। आज किन प्रकार किसी भी तरह से धन कमा लेने वाले को ही हम सफल मानते हैं, उसको हम जो है गर्वान्वित करते हैं, उसे जो है हम एक आदर्श बना लिया है हमने समाज का कि फलां ने देखो कितना पैसा कमा लिया है, कितना आगे बढ़ गया है। इससे हमें बदलना होगा। हमें ईमानदारी से जीवन यापन करने वालों को, ईमानदारी से इस वितरण व्यवस्था के साथ चलने वालों का सम्मान करना होगा। और हमें सबसे प्रथम हमें वोट देना सीखना होगा। हमें हर हाल में जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोट देना होगा और सही लोगों का चयन करना होगा, सही लोगों को अपना राजनीतिक प्रतिनिधि बनाना सीखना होगा।
तब जाके आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये मेरे विचार से कारण है, प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार। और इसमें सबसे प्रमुख कारण राजनीतिक दलों द्वारा अपने चंदे को गुप्त रखना। इस पर भी हम सबको आवाज़ उठानी होगी कि राजनीतिक दल के जो चंदे हैं वो पब्लिक डोमेन में होने चाहिए कि नहीं, ये चंदे कहाँ से मिल रहे हैं। मेरा जो एक अनुमान है, ये जो हज़ार करोड़ के लोन राइट ऑफ किए जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो राजनीतिक चंदा है। किसी को 50,000 करोड़ का लाभ पहुंचा के उससे 25,000 30,000 करोड़ वापस राजनीतिक पार्टियां चंदे के रूप में ले लेती हैं। ये सत्य है, अगर इसकी जांच करी जाए तो मेरी बात अक्षरशः सत्य मिलेगी। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, कोई पार्टी मेरे इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहे तो ले सकती है, अपने राजनीतिक फंड को पब्लिक डोमेन में लाए और मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कि यही हो रहा है। ये 50,000 करोड़ का चंदा दे के उसमें 25,000 करोड़ का राजनीतिक चंदा वसूल लिया जा रहा है। इसी के नाम पर जो है बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुँचाए जा रहे हैं। तो मेरा कुल कहने का तात्पर्य है कि इसका निवारण के बारे में हमें सोचना चाहिए। अब बहुत वक्त नहीं है, देश लगातार फाइनेंशियली जो है एक बड़ी खाई विकसित हो जा रही है। ये जो टीवी में बड़े बड़े विकास के कार्य दिखाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें दिखाई जा रही हैं, बड़े बड़े निर्माण दिखाए जा रहे हैं, नई संसद भवन बन गई, पूरा शहर जो है पूरा देश जो है 6 लेन 4 लेन से जुड़ गया। अरे ये तो इतना पैसा इस देश में कलेक्ट हो रहा है, इतना पैसा कर्ज लिया गया, मैंने आपको आंकड़ा बताया है, इतना पैसा टैक्स के नाम पे वसूला जा रहा है। ये सारा पैसे का 25% भी विकास ये नहीं दिख रहा आपको। अगर ईमानदारी से इस सारे पैसे को खर्च किया जाए, ईमानदारी से निर्माण कार्यों में लगाया जाए मानक के अनुरूप, तो मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ 10 साल में भारत अमेरिका हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि भ्रष्टाचारी दीमक, ये दीमक जो है देश को अगर एक वृक्ष मान लिया जाए तो उसके जड़ से लेके तने तक लग चुके हैं। ये दीमक जगह जगह बैठे हुए इस देश रूपी वृक्ष को चाट रहे हैं। इन दीमकों को हमें मारना होगा। इन दीमकों को हम मार सकते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो हमारा लोकतांत्रिक हथियार वोट है। अगर हम वोट देना सीख गए तो इन दीमकों का सफाया हम कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि इन दीमकों को मारने की जो दवा है वो आपके हाथ में है, वोट। और आगे 2024 में चुनाव आने वाला है। आप किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है, इस मुद्दे को छोड़िए। आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आपका प्रतिनिधि ईमानदार होना चाहिए, आपका प्रतिनिधि योग्य, काबिल और कर्मठ होना चाहिए। अगर आपने एक योग्य और काबिल प्रतिनिधि का चुनाव किया है तो वो किसी भी सरकार में रहेगा, कहीं भी रहेगा, वो अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। और ऐसे अगर बहुमत से सांसद हो गए इस देश में तो वो देश को बदल देंगे, विश्वास रखिए मेरा। तो इसी के साथ मैं जो इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ और आग्रह करूँगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी हमारे आपके बीच का जो ये संवाद है, ये जो बातचीत है वो जारी रहे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।